हेलो स्टूडेंट्स, हमने डेफिनेशन क्लोज एक्साइज एक्ट का कंप्लीट कर लिया है। एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। हम पढ़ रहे थे राजस्थान एक्साइज एक्ट 1950। 1950 का ये सेकंड एक्ट है। 3 डेट हमें इसमें याद रखनी है। एक्ट को इनेक्ट कब किया गया था? तो ये इनेक्ट हुआ था यानी अधिनियम कब बना था? 20 मार्च 1950 को। और राष्ट्रपति की एसेंट कब मिली थी? 19 मई 2007 को। और फाइनली ये फॉर्म में आ गया था 6 जून 2007 को। हम इसका डेफिनेशन क्लोज सेक्शन 1, 2 रिपील है, 3 में डेफिनेशन क्लोज हम इसका कंप्लीट कर चुके हैं। आप देख लीजिए वीडियो में। आज हमें पढ़ना है सेक्शन 4 से लेके 4 से पढ़ते हैं। पावर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट टू डिक्लेयर व्हाट इज टू बी डीम्ड लिकर, यानी राज्य सरकार की यह शक्ति होगी कि किसी शराब समझा जाएगा। तो पहला क्लोज ये कहता है कि राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम या इसके किसी भी भाग के प्रयोजन के लिए किसी भी पदार्थ को शराब घोषित कर सकती है। तो ये याद रखना है। में है डिस्क्रिशन है स्टेट गवर्नमेंट का कि अगर वो चाहे तो इस एक्ट में या इसका कोई भी भाग में कोई भी पदार्थ अगर दे रखा है तो इस एक्ट के पर्पस के लिए उसे लिखकर डिक्लेयर कर सकती है। सेकंड चीज, और किसी भी लिकर, कंट्री लिकर यानी देशी शराब, और फॉरेन लिकर यानी विदेशी शराब भी डिक्लेयर कर सकती है। तो 4 में 2 क्लोज है। पहला क्लोज ये कहता है कि लिकर डिक्लेयर कर सकती है राज्य सरकार, और दूसरा कहता है किसी भी पदार्थ को कंट्री लिकर या फॉरेन लिकर डिक्लेयर कर सकती है। सेक्शन 5 कहती है पावर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट टू डिक्लेयर लिमिट ऑफ सेल बाय रिटेल, यानी राज्य सरकार की खुदरा विक्रय की सीमा घोषित करने की शक्ति है। राज्य सरकार की क्या शक्ति है? किस राज्य सरकार का ये पावर है कि वो किसी भी एक्साइजेबल आर्टिकल की कितनी क्वांटिटी रखनी है, उसकी बिक्री कितनी रखनी है, खुदरा बिक्री कितनी रखनी है, ये डिक्लेयर करने का पावर उसके पास में है। तो स्टेट गवर्नमेंट में ये भी डिस्क्रिशनरी पावर है। बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट डिक्लेयर विद रिस्पेक्ट इधर टू ऑल द टेरिटरीज ऑफ द स्टेट, हो सकता है वो संपूर्ण राजस्थान पे करे या फिर किसी भी लोकल एरिया कंप्राइज्ड देयरिन एंड एज रिगार्ड परचेज, या फिर कहीं खरीदे जाने वाली या कोई भी अवसर पर परचेजेस एंड जनरली फॉर एनी ओकेजन व्हाट क्वांटिटी ऑफ एनी एक्साइजेबल आर्टिकल, यानी एक्साइजेबल आर्टिकल की कितनी क्वांटिटी मार्केट में आनी चाहिए, प्रोड्यूस होना चाहिए, उसकी बिक्री खरीद सब पे नियम बना सकती है। फॉर द पर्पज ऑफ दिस एक्ट टू बी लिमिट ऑफ सेल बाय रिटेल, रिटेलिंग में उसकी सेल कितनी होनी चाहिए, ये सब भी डिक्लेयर करने की पावर किसके पास में है? स्टेट गवर्नमेंट की है। The sale of any excisable article in any quantity in excess of the quantity declared in respect thereof under subsection first as the limit of sale by retail shall be deemed to be sale होलसेल। और उसे ही क्या समझा जाएगा? जो क्लोज फर्स्ट में रिटेल डिक्लेयर की है, सेल बाय रिटेल यानी खुदरा बिक्री की सीमा तय की है, वो ही क्या समझी जाएगी? सेल होलसेल, यानी उसे थोक विक्रय ही समझा जाएगा। 6 वेरी इंपॉर्टेंट है, पोजीशन बाय वाइफ, क्लर्क और सर्वेंट। अगर वाइफ का पोजीशन है किसी एक्साइजेबल आर्टिकल पे या क्लर्क का पोजीशन है, और इसमें सर्वेंट को भी इंक्लूड किया है, और अगर सर्वेंट का भी पोजीशन है तो वहाँ यही समझा जाएगा क्या? इट शैल, यही समझा जाएगा कि उस व्यक्ति का ही कब्जा, उस व्यक्ति का ही इस पर कब्जा है। पढ़ लेते हैं एक बार। When any excisable article is in the possession of a person's wife, clerk or servant on account of that person, किसी पर्सन के बिहाफ पे इट शैल यानी समझा जाएगा, मैंडेटरी है। फॉर द पर्पज ऑफ दिस एक्ट क्या प्रिजम्पशन की जाएगी? टू बी डीम्ड टू बी इन द पोजीशन ऑफ दैट पर्सन, कि वह उस व्यक्ति के पोजीशन में ही है, उस व्यक्ति के कब्जे में है। न्यायालय द्वारा यही उपधारणा की जाएगी। एक्सप्लेनेशन कहता है ए पर्सन एम्प्लॉयड टेम्परेरी और ऑन ए पर्टिकुलर ओकेजन in the capacity of a clerk or servant is a clerk or servant within the meaning of this section। अगर
टेम्परेरी पीरियड के लिए भी अगर सर्वेंट किसी को डिक्लेयर किया है और उसके पास में कोई एक्साइजेबल आर्टिकल है तो वहाँ भी यही समझा जाएगा कि उस पर्सन के पोजीशन में ऐसा आर्टिकल है। साथ में है सेविंग क्लोज, सेविंग ऑफ इनेक्टमेंट रिलेटिंग टू द कस्टम, नथिंग कंटेन्ड इन दिस एक्ट शैल इफेक्ट द provision of any law relating to customs for the time being in force or any rule or order to be made thereunder। यानी इस अधिनियम की कोई भी बात सीमा शुल्क संबंधी किसी विषय के उपबंधों पे एनी लॉ रिलेटिंग टू कस्टम, इस पे कोई इफेक्ट नहीं डालेगी, यानी इसको सेव कर दिया गया, इसको एक्साइजेबल आर्टिकल के लिमिट से बाहर रखा गया। अब हम बात करते हैं कंट्रोल एंड एस्टेब्लिशमेंट, नियंत्रण और स्थानन। किस चीज का? कंट्रोल ऑफ एक्साइज डिपार्टमेंट। यानी सबसे पहले बता दिया कि जो एक्साइज डिपार्टमेंट बना होता है इन एक्साइजेबल आर्टिकल को कंट्रोल करने के लिए या ओवरव्यू करने के लिए, तो उसके ऊपर कंट्रोल किसका होता है? एक्साइजेबल आर्टिकल का। तो सीधा सा सवाल है, आंसर होगा इसका सीधा सा कि द कंट्रोल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एक्साइज डिपार्टमेंट शेल सब्जेक्ट टू द डायरेक्शन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट वेस्ट इन द एक्साइज कमिश्नर। इतना याद रखना है, इसमें एक्साइज कमिश्नर के पास में कंट्रोल होगा एक्साइज डिपार्टमेंट का। सेक्शन 9 में आते हैं अपॉइंटमेंट ऑफ कमिश्नर एंड एक्साइज ऑफिसर। अब बात की जाती है कि आयुक्त और जो आबकारी अधिकारी है उनकी नियुक्ति कौन करेगा? तो नियुक्ति कौन करेगा? राज्य सरकार करेगी। एक आबकारी आयुक्त यानी एक्साइज कमिश्नर की नियुक्ति करेगी और एक से ज़्यादा जितने भी उचित लगे उतने एडिशनल एक्साइज कमिश्नर को अपॉइंट कर सकती है। फर्स्ट क्लोज यही कहता है, the state government shall an excise commissioner and may appoint as many additional excise commissioner as may be deemed necessary for the whole of those part of the state of Rajasthan to which this act extend। 1A कहता है the state government may also appoint such and so many other persons as it thinks fit and necessary to be। राज्य सरकार निम्नलिखित अधिकारियों को भी नियुक्त कर सकती है। उनमें कौन कौन आ जाएंगे? एडिशनल डायरेक्टर, डायरेक्टर एनफोर्समेंट, स्पेशल डायरेक्टर एनफोर्समेंट, एडिशनल डायरेक्टर एनफोर्समेंट, जॉइंट डायरेक्टर एनफोर्समेंट, जोनल डायरेक्टर एनफोर्समेंट, डेप्यूटी डायरेक्टर एनफोर्समेंट एंड असिस्टेंट डायरेक्टर एनफोर्समेंट। यानी सारे ही नाम इसमें आ गए हैं। डेप्यूटी एक्साइज कमिश्नर्स, डिस्ट्रिक्ट एक्साइज ऑफिसर्स एंड अदर इंफीरियर ऑफिसर्स की नियुक्ति कर सकती है और ऐसे अधिकारों में वो सारी शक्तियां होगी जो राज्य सरकार विहित करे। ठीक है, द स्टेट गवर्नमेंट में प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटीज एंड पावर टू बी परफॉर्म्ड एंड एक्सरसाइज्ड बाय ईच ऑफिसर और क्लास ऑफ ऑफिसर अपॉइंटेड अंडर सबसेक्शन 1 एंड 1A। ये आपका हो गया एक्साइज डिपार्टमेंट। इसका क्लोज 2 थोड़ा इंपॉर्टेंट है। क्या कहता है क्लोज 2? आप इसके पास में लिख लीजिए, डेलीगेशन ऑफ पावर, यानी अपनी शक्तियों को प्रत्योजित करना। यानी राज्य सरकार किसको कर सकती है अपनी शक्तियां प्रत्यायोजित? तो आबकारी आयुक्त को, यानी द स्टेट गवर्नमेंट में डेलीगेट टू द एक्साइज कमिश्नर सच पावर्स ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट कन्फर्म्ड बाय दिस एक्ट एज इट मे स्पेसिफाई एक्सेप्ट द पावर टू मेक रूल देयर अंडर। यानी नियम बनाने की शक्ति को छोड़कर कोई भी इसमें किया जा सकता है, प्रत्यायोजित कर सकता है, डेलीगेट की जा सकती है। सेकंड क्लोज कहता है कि स्टेट गवर्नमेंट किसी भी एक्साइज कमिश्नर को पावर्स को डेलीगेट कर सकता है। थर्ड क्लोज कहता है कि एक्साइज कमिश्नर अपने सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स को डेलीगेट कर सकता है।